This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा बहुवासरः वैशाख कृष्ण त्रयोदशी दिनांक 8 जून 2021 चरक निदान अध्याय 3 तास चिकित्सित गुल्म चिकित्सित गुल्म निदान शंखं चक्रं जलौकान् ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृत्यांशुकपरिविलसन् मौनिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितकविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढतावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्यः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा विसुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्र यच्छत्नि सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। तृतीयोऽध्यायः अथातो गुल्मनिदानं व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवानात्रेयः। यः खलु पञ्चगुल्माः भवन्ति तद्यथा वातगुल्मः पित्तगुल्मः श्लेष्मगुल्मः निक्षयगुल्मः शृणुतगुल्मः। तो सीधे संख्या संप्राप्त पर उत्तर आते हैं कि 5 प्रकार के गुल्म होते हैं। एवं वादिनं भगवन्तम् आत्रेयम् अग्निवेशो उवाच कथं यः भगवन् पञ्चानां गुल्मानां विशेषम् अभिजानीमहे न हि अविशेषवित् रोगाणाम् औषधवित् अपि प्रशमनसमर्थो भवति। तो ये डायरेक्टली गुरु का उपदेश इसी प्रकार का है और फिर शिष्य की उसके ऊपर प्रश्न है शिष्य का और फिर गुरु उसका उत्तर देते हैं। कहीं ऐसा होता है कि शिष्य पहले प्रश्न विचारता है, पूछता है और फिर गुरु उसका उत्तर देता है। तो ये डायरेक्ट आत्रेय महर्षि ने उसको बताना शुरू कर दिया कि 5 गुल्म होते हैं। तो हम 5 गुल्मों के विशेष कैसे जाने, ऐसा सवाल अग्निवेश ने पूछा है। नहीं अविशेष विद रोगाणाम औषधिविद अभिभूषक प्रशमन समर्थो भवति। औषधविद अभिभिषक जो वैद्य औषध को जानने वाला है वो भी नहीं अविशेषविद रोगाणा, अगर वो रोगों के बारे में विशेष जानने वाला नहीं है तो रोगों का प्रशमन करने में वो समर्थ नहीं होगा। तो एक अर्थांतर न्यास का उदाहरण है कि गुल्म प्रस्तुत उदाहरण है यहाँ पे, और गुल्म के भेद समझने के बजाय उनके जो विशेष है वो समझने के बजाय गुल्म की चिकित्सा अच्छी नहीं हो सकती। उसी प्रकार औषधियों को जानते हुए भी अगर रोगों के बारे में जानकारी नहीं है तो
उन रोगों के प्रशमन में कोई वैद्य असमर्थ नहीं होगा। ये जनरल विधान इस प्रकार का कर दिया। और रोग का निदान समझ लेना बहुत जरूरी है, ये एक इसमें अहम मुद्दा सामने आता है। तो अभी फिलहाल एलोपैथी का इतिहास थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे। तो कुछ लक्षण समुच्चय को उन्होंने पहले सिंड्रोम इस प्रकार के नाम दिया, और फिर आगे चलकर उसके बारे में कुछ तत्व ज्ञान बना कि ये इस तरीके से उत्पन्न होता है, या ये उनके लक्षण समुच्चय होते हैं, ये पैरामीटर्स होते हैं, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन ये जानकारी भी पूरी नहीं है, क्योंकि कारणों पर उतना ध्यान नहीं है। और फिर सिम्टोमेटिक रिलीफ वाली ट्रीटमेंट अवेलेबल कर दी, ये बड़ी अजीब समस्या है। तो औषधविद भी उनको कहे या नहीं कहे, ये भी एक सवाल है। और हमारे यहाँ तो औषधियों का सागर है। भारत भेषज रत्नाकर जैसे ग्रंथ, ये रत्नाकर क्यों कहा गया है, तो सागर है औषधियों का। तो एक एक द्रव्य से लेकर बहुत सारे संयोग इस प्रकार में आए गए हैं, बताए गए हैं। और इतने सारी दवाइयां होने के बावजूद भी अगर रोगों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का हो। और यही सिलसिला आगे वाले ग्रंथों में हुआ कि अम्लपित्त हो, आमवात हो, या अन्य किसी इस प्रकार के विकार हो, या आगे चलकर उदस्तोय वगैरह, प्लूरल शिरस्तोय वगैरह वगैरह इस प्रकार से जो विकार बताए गए हैं, उनके निदान के बारे में ज्यादा बहस नहीं की गई। हाँ, सिर्फ उनके लिए कुछ दवाइयां बताई गई है, और सिर्फ वही दवाइयां यूज करनी है या दूसरी कोई करनी है, करो तो अधिकार अलग बता दिया है। और ये मैं समझता हूँ कि एक अनूठा प्रयास भाई भेषज रत्नावली का इस प्रकार का है कि अवयवों से संबद्ध विकारों का वर्णन आयुर्वेद में नहीं है, उसकी कुछ हद तक पूर्ति करना ये काम भेषज रत्नावली ने किया है। नहीं तो वृक्क रोगाधिकार ये बात थी ही नहीं हमारे हिसाब में। प्रमेह हो और उसके जरिए किडनी फेलियर हो गया हो, तो उसका किस प्रकार से विचार करना है, ये ग्रंथों में स्पष्ट रूप से नहीं है। अपतर्पण से होता है इतना ही, एक मूत्रक्षय इस प्रकार का बताया गया है। लेकिन कैसे होता है, क्या होता है, उसका पूरा लक्षण समुच्चय क्या है, इसके बारे में कोई विवरण नहीं है। और खास करके अभी ट्यूमर्स वगैरह के बारे में जो बातें होती है कि ब्रेन ट्यूमर है, किडनी ट्यूमर है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से, तो उनके बारे में हम कैसे सोचेंगे, ये एक अहम मुद्दा है। आज ब्रेन ट्यूमर डे है, इंटरनेशनल ब्रेन ट्यूमर डे है। और कोलकाता में कोई पवन कुमार शर्मा है, उन्होंने एक परिसंवाद रखा है ऑनलाइन 4 से 6 बजे तक, और वो लाइव होगा यूट्यूब इसमें शायद। तो मुझे भी आमंत्रित किया है ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में बोलने के लिए। तो मुझे पता नहीं था कि आज ब्रेन ट्यूमर डे है इस प्रकार से। तो ये एक अलग मुद्दा रहेगा कि अवयवों के अनुसार जो वर्गीकरण मॉडर्न साइंस में इस प्रकार का आया है, उसको हम आयुर्वेद की दृष्टि से कैसे समझ लेंगे, ये एक बड़ी समस्या इस प्रकार की है। ना हमारे यहाँ वृक्क या फुफ्फुस या ब्रेन इसका कुछ वर्णन है। और मैंने थोड़ा सा ढूंढ निकाला, मुझे याद था लेकिन मुझे रेफरेंस एक्चुअल मालूम नहीं था। तो लक्षण कोश के आधार से कल मैंने मस्तुलुंग मस्तिष्क को ढूंढने की कोशिश की, और वो शिरस तालवंतर्गत मेद है, ऐसा अष्टांग संग्रह मेरे पास से 5वें अध्याय। तो वहाँ एक अलाइड इंफॉर्मेशन का एक परिशिष्ट है, उसमें इसने मस्तुलुंग ढूंढ कर मुझे वो रेफरेंस अष्टांग संग्रह शारीर का 5वें अध्याय में मिल गया। तो ज्यादातर लोग मस्तुलुंग या मस्तिष्क को ब्रेन को मज्जा समझते हैं, क्योंकि वो अस्थि
के पंजर में इस प्रकार का है, स्कल में है इस प्रकार से। लेकिन ये अलग अलग अस्थि है, स्कल के जो अलग अलग अस्थि इस प्रकार के हैं, और उसमें समाया हुआ ये इस प्रकार का है, और वहां पे स्पष्ट निर्देश है कि ये मेदो धातु है इस प्रकार से। खास करके किस धातु का पाचक प्रयोग में लाने का, ज्यादातर लोग मज्जा पाचक और नर्वस सिस्टम से उसको जोड़ देते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये सब कार्य जो है वो सर्वेंद्रियाणि यनास्मिन् प्राणा येषु च संस्कृता यतुत्तमांगमंगानाम शरस्तदभिधीयते, इसके अनुसार सभी इंद्रिय वहां पे स्थित है और फंक्शनैलिटी बात को दी गई है, नर्वस सिस्टम से कुछ संबंध नहीं है। और स्पर्श ज्ञानम असंशयम, ये रक्त के बारे में बताया। तो संभवतः हमें इसमें वात, रक्त और मेद इन तीनों का विचार करना है, और फिर उसके आधार पर चिकित्सा करनी है, चाहे मैलिग्नेंट ट्यूमर हो चाहे नॉन मैलिग्नेंट मेनिंजियोमा जैसा हो, इस प्रकार से। तो रोगों के बारे में जानकारी के बजाय ये इस प्रकार से औषध हमें बहुत सारे मालूम हो तो भी शमन करना कठिन इस प्रकार का रहेगा। तो हमारे दृष्टि से इसका निदान क्या है ये जानना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। अब जैसे कि मैंने अभी मस्तुलिंग की बात की, वैसी ही बात चाहे वो वृक्क हो, चाहे वो फुफ्फुस हो, चाहे वो आंत्र हो, वगैरह वगैरह, इस सभी में ये बात होती रहती है। तो मुवाच भगवान आत्रेयः समुत्थान पूर्व रूप लिंग वेदना उपशय विशेषेभ्यो विशेष ज्ञानम विज्ञानम गुणमानम भवति अन्येषांच रोगाणाम अग्निवेश। तो ये बात पहले ही बताई गई है जरूरत निदान में। तो समुत्थान कारण क्या है, पूर्व रूप लिंग या रूप वेदना उपशय विशेषेभ्य, और उपशय विशेष, यहाँ संप्राप्ति का निर्देश नहीं। ये भी सोचने की बात है कि संप्राप्ति को महत्व नहीं दिया गया है इस प्रकार से। तो उपशय विशेष को ले लिया है, और पूर्व रूप लिंग और वेदना इस प्रकार के बात बताई गई है। विशेष विज्ञानम गुणमानम भव, तो इसके जरिए गुल्म का विशेष विधान, विशेष विज्ञान होता है। अन्येषांच रोगाणाम अन्येष, और बाकी रोगों का भी होता है। तो संप्राप्ति केवल रोग जन्म ऐसा कहने का एक मुद्दा है, और कई लोग उसको मानने वाले हैं। तो इसकी ये पुष्टि इसमें से होती है। तत्तु खलु गुल्मेषु उच्चमानम निबोध। ये जो समुत्थान पूर्व रूप वगैरह जो है वो गुल्म के बारे में मैं बताता हूँ, वो तुम सुनो इस प्रकार से। यदा पुरुषो वातलो विशेषेण ज्वर वमन विरेचन अतिसाराणाम अन्यतमेन कर्षणेन कर्षितः वातलम आहारम आहरति। तो कुछ ही सूत्र चरक में ऐसे है कि जहां वातल पित्तल श्लेष्मल इस प्रकार का निर्देश किया गया है। और वो स्पेसिफिकली वातल कहते हैं, वातल प्रकृति नहीं कहते। ये किसकी हम खासियत है। और हमारे लक्षण कोश के 85,000 रिकॉर्ड्स है, हिंदू कोश के 85,000 रिकॉर्ड्स है, और औषध कोश के 3 लाख रिकॉर्ड्स जो त्रिस्कंद कोश में है। हाँ। उनमें से चुने 50 रिकॉर्ड्स इस प्रकार के होंगे जहां वातल पित्तल श्लेष्मल इस प्रकार के रेफरेंसेस होंगे। तो 4 लाख 70,000 रिकॉर्ड्स में 50 रिकॉर्ड्स अगर वातल वगैरह के बारे में है, तो प्रकृति का महत्व कितना कम है ये हम देखता है। तो ये बड़ी एक गलतफहमी है प्रकृति के बारे में कि
जैसे ब्लड ग्रुप वगैरह होते हैं, वैसे हर आदमी को अपनी प्रकृति समझ लेनी चाहिए और उसके मुताबिक ये सभी स्वस्थ वगैरह होना चाहिए। ग्रंथों में कहीं स्वस्थ का निर्देश में वातल पित्तल श्लेष्मल के बारे में कोई निर्देश नहीं है। तो ये चुने हुए कुछ रेफरेंसेस है जिसमें वातल पित्तल के बारे में जिक्र किया गया है, तो समझ लेना कि ये थोड़े खास इस प्रकार के हैं। और विशेषतः ज्वर वमन विरेचना अतिसारण मंत्रेण कर्षणेन कर्षितः, ये एक मुद्दा अहम है कि किसी न किसी तरीके से कर्षित ये हो गया है। एक तो वमन विरेचन वगैरह है, अतिसार है और ज्वर है। तो विरेचन और अतिसार अलग अलग बता रही है। तो अतिसार रोग है और विरेचन हमारा पंचकर्म का एक हिस्सा इस प्रकार का है। वातलम आहारम आहारम आहार, और उस अवस्था में पहले वातल है और ये इस प्रकार से कर्षित है और वातल आहार का सेवन करता है। शीतम व विशेषेण अतिमात्र, या विशेषतः शीत अतिमात्र सेवन करना है। कुछ लोग ऐसे दिखते हैं जिनको फ्रिज से डायरेक्ट निकाल के ठंडा पानी की आदत होती है। जब भी बाहर से आते हैं सीधे फ्रिज की तरफ जाते हैं, फ्रिज से ठंडी बोतल उठाते हैं पानी की और वो खड़े खड़े ही पानी पी जाते हैं, काफी मात्रा में पी जाते हैं। तो ये जो आदत है विशेषण अतिमात्रम शीतलम सेवन, ये पहले से अगर उसके शरीर में है तो वातगुल्म इस प्रकार का बनने का चांस रहेगा। अस्नेहन पूर्वे व वमन विरेचने, स्नेहन न लेते हुए डायरेक्ट वमन विरेचन इस प्रकार का देता है। अनुदीर्णाम व छर्दि उदीरे, जो वेग उत्पन्न ही हुआ नहीं है छर्दी का, उस छर्दी के वेग को उत्पन्न करता है। तो ये अम्ल पित्त के काफी मरीजों में पाया जाता है कि सुबह उठकर इमीडिएटली पहले वमन करवाना, उसमें उत्क्लेश हो न हो और उल्लास हो न हो कोई संबंध नहीं है, सुबह वमन करवाना है इस प्रकार से। उदीर्णा वातमूत्र पुरीश वेगाम निर्णति, उदीर्ण इस प्रकार के वातमूत्र पुरीश इनके वेग जो है उनको रोकना। तो वेगावरोध और ये वेग उदीर्ण, ये आयुर्वेद की खास संकल्पना है। और फिर इसमें इन्वेस्टिगेशंस में कुछ नहीं निकले। गुना अस्पताल में एक केस थी, बहुत ही ज्यादा दर्द था पीठ में और कुछ निदान नहीं हो रहा था। फिर मुझको बुलाया गया और मेरे हिसाब में वो कॉन्स्टिपेशन और उदावरता ऐसा ही था, तो कुछ मामूली दवा से ठीक हो गया। और फिर उसको ट्रीट करने वाला जो फिजिशियन था एलोपैथी का, वो बहुत चौंक गया। वो बोला कि हम इतनी सारी इन्वेस्टिगेशंस कर चुके हैं, कुछ भी नहीं निकला, और तुम्हारी दवा से कैसे अच्छा हो गया इस प्रकार से। तो मैंने कहा ये वायु है, वे अपने अपने इन्वेस्टिगेशंस में आता नहीं है। ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का। तो वेग उदीर्ण और वेग धारण, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। अत्यशितो वा पिबति नवोदकम अतिमात्र, बहुत खाना खाया है और फिर नवोदक अतिमात्र, ये नवोदक ये संज्ञा क्यों आई है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। ये वर्षा ऋतु का नूतन इस प्रकार का जल है शायद, और वो भी अतिमात्र अत्यशित है और अतिमात्र उदित का सेवन किया है, दोनों मुद्दे महत्वपूर्ण है। अति संक्षोभिणा व याने न यान, और अति संक्षोभी इस प्रकार की यान से प्रवास करता है, इससे चल लेता हूँ। अभी ये भी एक अजीब बात है कि संक्षोभी होना और तीव्र वेग होना। विमान में हम बैठते हैं तो विमान की रफ्तार करीबन 975,000 किलोमीटर पर आवर इतनी होती है, फिर भी हमें अंदर कुछ महसूस नहीं होता। हम आराम से बैठे रहते हैं, घूमते फिरते हैं, ये सब जो क्रू है वो घूमता फिरता इस प्रकार का रहता है। लेकिन अगर रास्ता अच्छा नहीं है तो ये संक्षोभी इस प्रकार का हो जाता है, चाहे हम
कार में, स्कूटर में, किसी भी प्रकार से नवीन माठात ठेवलेले पाणी नवोदक सोच सकते हैं, लेकिन वैसे नवोदक इस प्रकार का रक्तपित्त की चिकित्सा में प्रयोग आया है, वो अच्छी तरीके से आया है कि नए मटके में रखा इस प्रकार का पानी। तो शायद ये बात यहाँ पे सिर्फ नया पानी जो वर्षा ऋतु में आता है वो गंदा रहता है, इसमें एक अहम मुद्दा इसका रहेगा। और उसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो अतिसंक्षोभेण यानेन वा यानेन या, तो अतिसंक्षोभी इस प्रकार का अगर यान है तो वो भी एक मुश्किल इस प्रकार की होती है। मुझे याद है वेरावल के नजदीक धन्वंतरी का स्थानक है, और वहां पे धन्वंतरी ने 6 शिष्यों को उपदेश किया था, ऐसा प्रचलन है। तो एक पत्थर में उसका शिल्प भी है। और धर्माधिकारी सर, बाकरे सर और सत्ता जोशी सर अभी उनमें से सिर्फ धर्माधिकारी रहे हैं। इन तीनों ने काफी प्रयास वहां छात्रों को इकट्ठा करने के लिए किए। तो वहां का जो रास्ता है अति दिव्य रास्ता है। उस स्थान पर धन्वंतरी स्थान बड़ा धनेश इस प्रकार का बताया जाता है। तो मैंने 2 बार उसमें प्रवास किया है। और एक डुक्कर करके जो वाहन होता है उसमें हम चले थे। रास्ता बिल्कुल खराब था, और संशोभियान किस प्रकार का हो सकता है, ये 5-6 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का फासला है। दूसरा एक वहां भूतनाथ करके है, वहां पे ठहरने की सुविधा अच्छी है। बाद में उन्होंने वहां पे ये कार्यक्रम आरंभ किया। लेकिन वेरावल में इस प्रकार का धन्वंतरी का स्थानक है, और इन सभी को धन्यवाद देनी चाहिए, प्रता जोशी, धर्माधिकारी सर और बाकरे, अभी बाकरे सर कि उन्होंने इसको ढूंढ निकाला, इसके बारे में जानकारी दे दी लोगों में। और अभिजीत सराफ और धर्माधिकारी सर वहां पे जाकर 8-10 दिन रहे थे, और उन्होंने चरक का वाचन किया था। लेकिन बेटर ऑप्शन सुश्रुत का वाचन यहाँ पे करते तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। अति व्यवाय व्यायाम मध्य शोक रुचिर्वा। तो अति व्यवाय में, व्यायाम में मध्य और शोक रुचिर्वा, तो शोक में भी रुचि हो सकती है। ये भी एक अजीब चीज है कि दुख करते रहना, इसमें रुचि होती है, अभिलाष होता है इस प्रकार से। अगर हमें एक अच्छी चीज आनंद देने वाली और दुख देने वाली, इन दोनों प्रकार की चीजें हैं, तो हम किसको पसंद करेंगे? हाँ, ज्यादातर लोग कहेंगे कि हम आनंद वाली चीज को पसंद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों को आनंद देने वाली चीज दिखती ही नहीं है, दुख देने वाली चीज सामने तुरंत दिख जाती है। अरे ये ऐसा क्यों किया है, यहाँ पे क्यों रख दिया, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर उसके आधार पर करते रहना, दूसरों को कोसते रहना, ये स्वभाव इस प्रकार का हो जाता है। तो कम से कम दुख तो नहीं लेना है। आनंद नहीं ले सकते हैं, अलग चीज है, न्यूट्रल तो रहना चाहिए इस प्रकार से। लेकिन होता नहीं कि इस प्रकार से दुख देने वाली चीजें ही दिखती है, और उससे दुख ही होता है, आनंद होने का कोई संबंध नहीं रहता। तो ये बात शोक रुचि, ये जो बात बताई गई है, ये थोड़ी अजीब है। व्यवहार मध्य वगैरह में रुचि होना ये तो ठीक है, हम समझ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन शोक में भी रुचि होती है, ये एक अजीब बात है। तो अभिघातम रुच्छति वा, या उसको अभिघात हो जाता है, कुछ आघात इस प्रकार का हो जाता है। विषमासन शयन स्थान संक्रमण सेवी भवति। विषम आसन शयन स्थान संक्रमण इस प्रकार का सेवन करने,
अब चूंकि ये बताया गया है, तो संभव व्यभिचाराभ्याम स्यात् विशेषण अर्थवत्, ये व्याकरण में आया है एक्चुअली। क्या संभव है और व्यभिचार है तो ही विशेषण अर्थवत है। तो इस प्रकार का संभव है और उसका व्यभिचार सम इस प्रकार का आसन, व्यवाय, देखना, शयन स्थान, ये होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या है ये उनको मालूम था, अभी हमें मालूम नहीं है कि ठीक तरीके से कैसे बैठना है, कैसे सोना है, कैसे चलना है। इसके बारे में समस्थिति क्या है, इसके बारे में हमें समझना चाहिए। तो ये एक स्वस्थ वृत्त का बड़ा विषय हो सकता है कि एक ही को लेकर कैसे बैठे, इसी विषय को लेकर बहस की जाए कि कैसे कैसे पोजीशंस वगैरह होते हैं। इस प्रकार से शयन की स्थिति किस प्रकार से होनी चाहिए, इसके बारे में भी बहस होनी चाहिए। ज्यादातर किसी एक कुक्षी में सोना ये पसंद होता है और यही करते जाते हैं। उत्तान शयन गर्भिणी के लिए तो निषिद्ध बताया गया है। अच्छा नहीं इस प्रकार का बताया गया, तो वहां स्पष्ट रूप से निर्देश है। लेकिन बाकी सभी विकारों में या इसके बारे में बताया नहीं गया, ये एक आम मुद्दा है। मैं जब डॉक्टर मेहता करके थे, मुझसे भी बुजुर्ग है और BA थे, एलोपैथी की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन बिहार स्कूल ऑफ योगा से योग में ट्रेन थे। और मैं उनके यहाँ योग सीखने के लिए जाता था। तो उन्होंने एक बात बताई थी कि संधिवात जैसे पेशेंट्स हैं, खास करके घुटनों में ज्यादा दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इस प्रकार से, तो पाँव धोकर आना और उसके जो इम्प्रेशंस जमीन पर उठते हैं वो पाँव रखते जाना जमीन पर, और फिर उस इम्प्रेशंस का अध्ययन करना। तो समझ में आता है कि कहीं हम ज्यादा जोर दे रहे हैं पाँव में, मीडियली, लेटरली, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, इस प्रकार से। और फिर उसी प्रकार से अगर जूतों का परीक्षण करेंगे तो जूते विशिष्ट स्थान में ज्यादा चीज होती है, और फिर उसके आधार पर उस व्यक्ति को सुझाव दिया जा सकता है कि तुम्हारी ये चलने की, बैठने की पोजीशन को चेंज करो। और यहाँ संधि का संबंध नहीं है, ये मांस और शिरा, इसका संबंध ज्यादा है, स्नायु का संबंध ज्यादा है। तो संधिगत वात में हमेशा ऑस्टियोआर्थराइटिस ही रहेगा ऐसा नहीं है। जो पिंडिका और उरु के स्नायु है वो अगर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, पाद तल के जो स्नायु है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, और कहीं ज्यादा जोर दिया जा रहा है, कहीं कम जोर दिया जा रहा है, ऐसी अगर स्थिति है तो इस प्रकार के फुटप्रिंट्स के आधार पर संधिवात में सुझाव दे सकते हैं कि इस प्रकार से चलो, इस प्रकार से प्रेशर दे दो वगैरह इस प्रकार से। तो संक्रमण के बारे में सही संक्रमण किस प्रकार का होना है और गलत किस प्रकार का होता है, तो ये काफी अहम मुद्दे इस प्रकार के हैं। मेरा एक अनुभव रहा है कि मैंने जूते चेंज किए और थोड़े टाइट थे, मुझे पता नहीं चला, और फिर बहुत ही क्रैम्प्स आने लगे। और बड़ी दिक्कत हो गई। मैं गुरुकुल में था, वहां पे मैंने 2 दिन में कार्य समाप्त कर लिया। मैं घर पे आया, बहुत बारिश थी, बहुत ठंड थी वहां पे, और घर में आने के बाद भी एक पूरे दिन बहुत ही क्रैम्प्स आते रहे। स्नेहन स्वेदन करता रहा लेकिन बहुत ही बेकार हालत हुई थी। और बाद में मुझे पता चला कि ये जूतों से हुआ है। जैसे ही मैंने वो जूते त्याग दिए और नए जूते फिर से खरीदे, तो फिर ये तकलीफ बंद हो गई। तो ये अद्भुत माहौल है
हम इन प्रकार के कारणों में कभी ढूंढते ही नहीं है। मैंने खुद अनुभव किया, इसलिए ये मुझे पता चला कि अरे इस प्रकार से भी तकलीफें हो सकती है। और पिंडिकोद्वेष्टन लक्षण था उस समय में, और ये मांस से जुड़ा इस प्रकार का लक्षण था। लेकिन मुझे लगा कि वो गुरुकुल में बहुत ठंड और वायु बहुत सेवन तेज था, और वर्षा भी बहुत थी, और पूरा जो सरफेस है वह गीला हुआ था, तो ये कारण थे उसमें। लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं था। तो ये बात ध्यान में रखनी होगी कि इस प्रकार से स्थान, आसन और शयन और संक्रमण, इसके बारे में हमें बहस होनी चाहिए। और शायद स्वस्थ वृत्त में इसके बारे में अधिक सोचा है, एक एक मुद्दे को लेकर, कि बैठे कैसे, चले कैसे, और सोए कैसे, वगैरह वगैरह के बारे में, सही क्या है, गलत क्या है। और फिर लोगों में सुझाव इसके बारे में दे दे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। अन्यथा किंचित एवं विधम विषमम अतिमात्रम व्यायाम जातम आह। और इसी प्रकार से कोई विषम व्यायाम जात, किसी भी प्रकार का व्यायाम अगर वो शुरू करता है जो विषम इस प्रकार का हो, तस्य अपचारात वात प्रकोपम आपत्ति, तो उससे अपचार से वात का प्रकोप होता। इसमें एक अहम मुद्दा है, इसमें काफी बातों पर जिक्र किया है। एक तो एक कंडीशन है कि वातना विशेषण, विशेषण वातना, इसके मतलब है कि बाकी नॉर्मल जो है वो भी इसमें हो सकता है, लेकिन विशेषता वातल में ये होता है। कर्षित होना एक जरूरी है, और फिर वातनम आहारम आहार, ये कॉमन रहेगा बाकी आगे मुद्दों के लिए। वातल आहार, शीत सेवन, स्नेह पूर्व वमन विरेचन, सर्दी का उदीरण, और वातमूत्र पुरुष का वेग धारण, अत्यशितो व पिबति नवोदकम, वगैरह वगैरह। तो इन सभी के बारे में हमें सोचना है। विहार है, आहार है, शीत सेवन है, बहुत सारी बातें वहां पे बताई गई है। तो so like you said about Pindicodwestern due to shoes, similarly we see patients of plantar fasciitis who have pain in heels and they are advised to use particular shoes. How do we think about this according to Ayurveda? तो इसी प्रकार से साधना सोचना पड़ेगा कि अगर ये कर्व कम है पाँव में, जो कर्व होना चाहिए नेचुरल, तो उसके लिए उस अलग शूज बताते हैं। वैसे प्लांटर फैसाइटिस इस प्रकार का अगर है, तो ये एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी है, और उसको ट्रीट करने के लिए उसी प्रकार के मैकेनिकल डिवाइस होने चाहिए। भीतर भी दवा देकर उसका असर होगा, और ये लंबी प्रोसेस इस प्रकार की होगी। लेकिन हमारे हिसाब में अभी मेरे अग्नि के ऊपर लेक्चर्स चल रहे हैं, और एलोपैथी का कन्वेंशनल व्यू जो है एनाटॉमी फिजियोलॉजी का, और हमारा अग्नि के द्वारा दोष धातु मल इन सभी के निर्माण का जो व्यू है, काफी अंतर इन दोनों में इस प्रकार का। तो हमारे हिसाब में ये आभ्यंतर चिकित्सा से भी ठीक हो सकते हैं, होंगे ही नहीं ऐसा नहीं। फिर भी अगर जल्दी राहत चाहिए तो इस प्रकार की मैकेनिकल एड या फिर इसमें परिवर्तन लाना। संक्षिप्त क्रियायोग निदान परिवर्तन, मुझे तब एहसास हुआ कि अरे ये जूतों के कारण हो रहा है। जब मैं घर में था और पूरा विश्राम ले लिया तो ठीक था, दूसरे दिन जैसे ही शू पहने फिर से तकलीफ शुरू हो गई। तो मुझे पता चला कि नहीं, ये शूज के कारण ही हो रहा है, और फिर मैंने उसको बदल दिया। तो ये एक अनुभव के स्तर पे इसको ध्यान में रखना एक आवश्यक इस प्रकार का रहेगा।
सप्रकुपितः वायुः महास्रोतोऽनुप्रविश्य रौक्षात् कठिनीभूतम् आप्लुत्य पिण्डितः अवस्थानं करोति पृथ्वी वस्तु पार्श्वयोर्नाभ्यां वा। तो वायु प्रकुपित होकर महास्रोतः अनुप्रविश्य, महास्रोत में प्रवेश करके रौक्षात् कठिनीभूतम आप्लुत्य, रौक्ष के कारण कठिनीभूत इस प्रकार का होकर पिंडितः अवस्थानं करोति, आप्लुत्य पिंडितः। तो लवन ये थोड़ा सा तैरना वगैरह इस प्रकार का है या डूबना इस प्रकार का है। तो यहाँ आप्लुत्य का मतलब क्या होगा ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और पिंडितः अवस्थानं करोति, इकट्ठा होकर वहां पे ठहर जाता है। रुति बस्तो पार्श्वयोर नाभ्यां वा, उसके पर्टिकुलर स्थान है हृदय में, बस्ती में, पार्श्व और नाभि इस प्रकार से। कई लोग कैंसर को गुल्म मानते हैं, हाँ, और फिर गुल्म चिकित्सा से उसमें फायदा होता है ऐसा उनका कहना है। लेकिन इसमें दो मुद्दे हैं। एक तो ये गुल्म विशिष्ट स्थान पर ही होने वाले हैं, सभी जगह पे नहीं होने वाले। गुल्म के संप्राप्ति के बारे में सोच सकते हैं, और इस प्रकार की संप्राप्ति अगर कहीं पे हो रही है, ये कारण हो रहे हैं, तो शायद गुल्म चिकित्सा से फायदा इस प्रकार का होगा। ये आम मुद्दा इसमें रहेगा। हमारे पास एक ब्लैडर कैंसर का केस था, मसल इन्वेजिव था, और एलोपैथी में बताया गया था कि ब्लैडर निकाल देना, यही सर्जरी आवश्यक है इस प्रकार से, नहीं तो वो पेरिटोनियम में फैलेगा और फिर मुश्किल होगी। वो पूछने के लिए आया कि अगर सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं क्या। तो मैंने कहा कि मुझे कम से कम 3 महीने चाहिए अगर तुम इस मार्ग पर चलना चाहते हो तो। उसने हाँ कह दी। फिर हमने केवल दूध पे रखा, उत्तर बस्ती का प्रयोग किया उसमें, ब्लैडर में व्यक्ति थे, और ये वरुणादि काढ़ा उसमें थोड़ा शिलाजीत डाल के, हाँ, उत्तर बस्ती दिए, और अवपीड़क स्नेहपान करवाए। इन सभी चिकित्सा से वो 3 महीने के बाद फिर से सिस्टोस्कोपी हुई, तो लोकल रिकरेंस था, टीआरबीटी कर दी, और फिर चिकित्सा चलती रही। 1 बरस के बाद फिर से सिस्टोस्कोपी हुई, तो फिर लोकली रिकरेंस था। अब ये मसल इन्वेजिव नहीं रहा था 3 महीने के बाद। फिर और एक बार 1 बरस के बाद, हाँ, ये सिस्टोस्कोपी हुई, एक बार फिर से ये करना पड़ा, टीआरबीटी करना पड़ा। अग्निवर्ग से लेक्चर्स ऐकायचे आहेत, काय करावे मार्गदर्शन करा, वो लिंक शेयर करेंगे। और वो यूट्यूब लाइव भी है अभी, तो यूट्यूब में मिलेंगे। ये ओजस फाउंडेशन करके है, तो उनके ओजस फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में देखेंगे। आज का भी जो लेक्चर है 4 बजे, ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में, वो मेरे पास ये आया है, लिंक है, यूट्यूब की लिंक है मेरे ख्याल, तो कितने भी जो लोग जुड़ सकते हैं। हमारे लिए अलग लिंक है क्या नहीं है मालूम नहीं मुझे, मैं उनसे एक बार बात कर लेता हूँ। तो रोक्षात् कठिनीभूतम अपृत्य पिंडितः अवस्थानं करोति। यहाँ एक पाठभेद है। अपृत्य इति व्याप्य कोष्ठमेव, तो कोष्ठ को व्याप्त करते। कठिनीभूतः अपृत्य, ये पाठभेद, तो थोड़ा ही अंतर रहेगा उसमें। वो ज्यादा बेहतर रहेगा। कठिनीभूतः अपृत्य, कि कठिनीभूत होकर अपृत्य इस प्रकार से। तो इसमें एक अहम मुद्दा है कि रौक्षात् कठिनीभूतम, तो रौक्ष के कारण काठिन्य निर्माण होता। और वैसे पहली चिकित्सा गुणवती स्नेहन इस प्रकार की है। तो इस संप्राप्ति को ध्यान में रखते हुए
कि रौक्ष से संप्राप्ति शुरू होती है और वायु प्रधान है, तो स्नेहन अहम चिकित्सा हो महास्रोतसा त्यक्तो आणि कठीणीभूत होतो, मग हे हृदय बसते असे स्थान का सांगितले. साक्षात हृदयात बसतीत नसून केवळ महास्रोतसातच पण त्या त्या भागात असा अर्थ असेल का. हृदय जो है वो आमाशय द्वार कहा गया है. तो इस हिसाब से ये महास्रोतस में प्रवेश करता है तो हृदय के थ्रू प्रवेश करता है, ये भी एक बात हो सकती है. और बाकी जो स्थान बताए गए हैं बस्ती, पार्श्व और नाभि, इस प्रकार वहां पे वो कैसे जाता है ये थोड़ा देखना पड़ेगा. तो एक महास्रोत में प्रवेश होना ये शायद हम हृदय के लिए समर्थन उसका कर सकेंगे. और वहां से बस्ती, पार्श्व और नाभि यहाँ पे वो कैसे पहुंचता है वायु, ये थोड़ा देखना पड़ेगा. अभी ये एक अहम मुद्दा है कि विभिन्न रोगों के संप्राप्तियों में दोष कहाँ से कहाँ जाते हैं, ये जो बात बताई गई है. तो ये रोग ये किस आधार पर होता है. वैसे स्रोतो विज्ञान में विमान में इसके बारे में बताया कि पूरा शरीर दोषों के लिए आयनुभूत है, इसमें कोई संदेह नहीं. फिर भी विशिष्ट रोग की संप्राप्ति में विशिष्ट स्थान पर दोष चले जाते हैं. इस प्रकार से तमक श्वास की संप्राप्ति को अगर हम ले लेंगे तो प्राणोदकान्न वाहिनी दुष्ट श्रोता दूषण उरस्त कृते श्वासम आमाशय समुद्र. तो उरस्था वायु आमाशय समुद्र श्वासन कुरुते, इस प्रकार का वायु उरस्त है और वो आमाशय समुद्र इस प्रकार का तमुक श्वास, इस प्रकार के तमुक श्वास को निर्माण कर. तो ये फिर से आमाशय से निकल कर तब फुफ्फुस में कैसे जाता है, उरस्थान में कैसे जाता है, ये एक इस प्रकार का रहेगा. और मेरी आरडी लेले के साथ काफी बहस हुई थी और उनका एक कहना था कि वुमन जो है वो स्टमक वॉश है. तो मैंने कहा सिर्फ स्टमक वॉश नहीं है, दूसरे स्थानों से वहां दोष आते हैं और बाहर निकलते रहते हैं. तो मुझे बोले कि दिखाओ मुझे एनाटॉमिकली कि कैसे होता है. मैंने कहा एनाटॉमी आपकी है, हमारी नहीं है. हमारे यहाँ कोष्ठ शाखा विचार है, तो शाखाओं से दोष कोष्ठ में आते हैं और बाहर निकलते हैं. हाथ में अगर कुछ कुष्ठ वगैरह जैसी बीमारी है वो मन दे दिया तो वहां से दोष आमाशय में आकर बाहर निकल गए, कुष्ठ ठीक हो गया है, हम दिखा सकते हैं आपको. तो वो बहुत गुस्सा हो गए कि एनाटॉमी आपकी है, हमारी नहीं है, इस मुद्दे पर. तो वायूला शरीरात पसरायला माध्यमाची आवश्यकता असते की माध्यमाशिवाय कसं, ये काफी मुश्किल है. माध्यम की आवश्यकता होती है और ज्यादातर माध्यम से ही जाता है, इसमें संदेह नहीं है. और इसीलिए बस लोटस वगैरह सभी का जिक्र किया गया है. हर एक का अलग अलग चैनल मार्ग है सरकार से. लेकिन उसके बावजूद भी दोष एक जगह से दूसरी जगह जा सकते. अभी कैंसर जैसे रोगों में लिम्फ नोड से प्रचार ज्यादा होता है. लिम्फेटिक सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ी है, ब्लड के जरिए भी, रक्त के जरिए भी प्रचार प्रसार होता रहता है, मेटास्टेसिस होता रहता है. और तीसरा एक अहम मुद्दा इसमें है एडजेसेंट टिश्यू जो है उसमें भी इस प्रकार का प्रचार प्रसार होता है. ब्रेस्ट कैंसर है तो लंग में चला जा सकता है, लिवर में चला जा सकता है. इस प्रकार स्केलेटल मेटास्टेसिस काफी कॉमन इस प्रकार का है. तो ये केवल सर्कुलेशन के जरिए ही होता होगा ये बताना मुश्किल है, क्योंकि सर्कुलेशन तो पूरे शरीर में है.
और फिर उसी जगह पर क्यों जाए? बीच में और भी जगह है, स्थान है, वहां पे क्यों नहीं जाता है, वहां पे क्यों नहीं रुकता? तो एक एफिनिटी का मुद्दा माना जाता है कि किस प्रकार के सेल है उसके अनुसार वो कहाँ पे जाएंगे वगैरह वगैरह. एक रुग्ण आहे त्याला रोज सकाळी नाभी ऊर्ध्व घट्टपणा जाणवतो, त्याला कुठली असेल औषध वापरल्यानंतर घट्टपणा कमी होऊन मला प्रवृत्ती होत असल्यास नसल्यास कफाचे घट्ट ग्रंथी छेदून बाहेर पडतात होते औषधांवर कफाचे हे तो आम्लपित्तात हे गुल्म म्हणावे का आम्लपित्त म्हणावे? थोड़ा मुश्किल है बताना कि अगर कटकी का प्रयोग होता है और उससे मल परिवर्तन अच्छा होता है और फिर ये तकलीफ नहीं होती, तो इसको उदावरत भी कह सकते हैं, मलावशम जनित उदावरत इस प्रकार से. और दवाइयां नहीं होती तो ऊर्ध्व मार्ग से प्रचलन होता है अम्लपित्त जैसा इस प्रकार का. लेकिन संहति भाव होना ये एक इसकी खासियत इस प्रकार की रहेगी कि वो इकट्ठा हो जाता है, घन बन जाता है, आमाशयगतवान. तो वात है या कफवात है ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. और कवलम शारीरम अनुभूतम दोषासाठी अव्य नहीं अवन अयन केवलम शरीरम अयन भूतम. तो पूरा शरीर वात पित्त और कफ के लिए एक अहम चीज है, अयन है. और दोष कहीं से भी कहीं भी जा सकते हैं. त्रुटवमतो श्वास कास विसूचिका कंठोपरोधम उद्गारा व्यानिन ऊर्ध्वंच नाविका. आमाशय कृतवान के लक्षण. तो ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे. और षड्धरण योग में कुटकी है मेरे ख्याल में, कुटकी और कुट जो दोनों है षड्धरण में. कुटकी नहीं है. है. और एक श्री प्रसाद बावड़ेकर का एक लेख था, उड़ाव कुटकी कॉम्बिनेशन, षड्धरण योग को लेकर उसने किया था. और ये आमाशय कुड़ा और कुटकी कॉम्बिनेशन आमाशय के लिए अच्छा है ऐसा उसका कहना था. चित्रक इंद्रिय पाठा कुटकी अतिशा अभया. इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से आमाशय गतवात में काम करता है. तो पाठा भी है. काफी कफग्न द्रव्य है. तो कफवात प्रधान अवस्था में जिनमें उद्गार ज्यादा आते हैं उनमें मैं प्रयोग करता रहता हूँ इस प्रकार का षड्धरण चूर्ण का. और वैसे आमाशय समुत्थ और पक्वाशय समुत्थ ये एक चर का क्लासिफिकेशन. तो जो भी आमाशय समुत्थ इस प्रकार के विकार होंगे उन सभी में षड्धरण शायद काम करेगा. इसमें अतिविषय और कुटकी बहुत महंगी है. चित्रक हाँ. तो ठीक है, देखते हैं इसके बारे में. षड्धरण वैसे काफी लोगों के प्रचलन में है. आमाशय गते वाते कफे पक्वाशयाश्रिते रुक्ष पूर्वम तथा स्नेह पूर्व स्थानानुरोधता. ये तो बात सही है.
ये आगंतुक कौन है और निज कौन है, इसको देखने के लिए आमाशयगत वात है तो रुक्षपूर्व स्नेहम देना है और स्वेदन देना है, और पक्वाशयगत कफ है तो स्निग्ध पूर्वक स्वेदन इस प्रकार का देना है। तो आगंतुक समय दोषम खानिनम प्रतिकृत्यवा, इस प्रकार की बात कही गई है। और वहां है तो ये समझ लेना चाहिए कि दोनों तरीके से हो सकता है, जो जिसमें योग्य हो वो वहां पे करना है। हाँ, आमाशय स्रोतो शुद्धि करणारी द्रव्य। हाँ, ये इस प्रकार से सोच सकते हैं। और वो जो क्लासिफिकेशन है चरक का, आमाशय स्रोत और पक्वाशय स्रोत, इसमें काफी विकार है। तो उन सभी विकारों में शायद ये षड्धरण के बारे में सोच सकते हैं। ये नया ही है, थोड़ा सा मैं थोड़ा जिक्र करूंगा इसके बारे में। और वैसे पक्वाशय समुत्थक के लिए कुछ है क्या कॉमन, ऐसा थोड़ा देखना चाहिए। वैसे वैसे मुझे लगता है कि पक्वाशय से बस्ती वगैरह इस प्रकार की चिकित्सा है, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य था मेरा कि काठिन्य ये रौक्षात कठिनीभूत, रौक्ष के कारण कठिनी भाव इस प्रकार का आता है। और जब कैंसर में खास करके स्टोनी हार्ट इस प्रकार का होता है, तो जैसे मैंने कोलेटकर सर ने कहा था कि ये अस्थि धातु का विमार्ग गमन है, उस दृष्टि से इसको सोच सकते हैं। उसी प्रकार इस प्रकार से रौक्ष से काठिन्य निर्माण होना, ये एक बात हो सकती है। और खास करके रेडिएशन के बाद, रेडिएशन में उष्ण और रूक्ष ये दोनों चीजें हैं, और खरत्व भी आ जाता है क्योंकि जला देते हैं लिटरली। तो उसमें ये संप्राप्ति का भंग नहीं होता, बार बार ये संप्राप्ति होती है। तो शायद गुल्म चिकित्सा के बारे में थोड़ा सोचे और सिद्ध स्नेहों के बारे में, इसके बारे में सोचे, ये अच्छा रहेगा। वैसे हम महाकल्याण का, रक्त कल्याण का कृत वगैरह ये कर ही रहे हैं कैंसर के मरीज में। और मलावष्टम वगैरह जिनसे है तो सुकुमार का कृत वगैरह का भी प्रयोग कर रहे हैं। अनाटॉमी मध्ये ॲबडॉमिनचे 9 रिजन आहेत, पण आपल्या दृष्टीने उदराचे 5 भाग, एपिगॅस्ट्रिक, रुट, अम्बिलिकस, नाभी, हायपोगॅस्ट्रिक, बस्ती, लॅटरल, पार्श्व, दय, गुल्मस्थानावरून म्हणू शकतो। हाँ सोच सकते हैं। ये काफी अलग इस प्रकार का विचार हो जाएगा। और ये सभी महास्रोतस के अंश है या नहीं है, ये एक अहम मुद्दा है। वो वायु महास्रोतस में प्रवेश करके हृदय के बारे में बताना आसान है क्योंकि वो आमाशय द्वार कहा गया। बाकी सभी महास्रोतस से जुड़े हैं, नाभि हो, पार्श्व हो और हृदय, ये बस्ती हो, इस प्रकार से ये काफी मुश्किल इस प्रकार का लगता है, लेकिन सोचेंगे। और जिन प्रकार के कारणों का वर्णन किया है, उस कारणों के अनुसार इन स्थानों में पहुंचना, ये कैसा पॉसिबल होता है, ये थोड़ा देखना चाहिए। वायू कठिनीभूत होतो की वायू तेथे गोळा होतो तो अवयवाचा भाग कठिनीभूत होतो। तो कठिनीभूत अगर करते हैं तो वायु कठिनीभूत हो गया है, इस प्रकार का है। और अनुप्रविश्य रौक्षात कठिनीभूतम, जो भी जहाँ पे वहां उसका प्रवेश हुआ है उसको व्याप्त करता है। हाँ, ये थोड़ा सा अलग इस प्रकार का होगा। लेकिन रौक्ष अगर हेतु है तो रौक्ष वात का हेतु है, और फिर वायु कठिनीभूत हो गया, इस प्रकार का ज्यादा कहना उचित इस प्रकार का रहेगा। और वातगुल्म के मरीज मैंने देखे हैं। मला वाटतं अवयवाचा भाग कठिनीभूत होतो। वातगुल्म के जो मैंने मरीज देखे हैं वो
स्पर्शोपलब्ध गुल्माख्यम, ये बात सही है, वहां स्पर्श में होता है इस प्रकार से। और सोनोग्राफी करवाई है, सोनोग्राफी में कुछ भी निकलता है। तो ये मतलब वायु भी इस प्रकार का कठिनीभूत होकर स्पर्श में हो जाता है, ये बात वहां पे स्पष्ट इस प्रकार। अभी गर्भाशय में गुल्म होता है, रक्त गुल्म होता है, हाँ, वहां का रक्त ही इस प्रकार का कठिनीभूत होकर गुल्म सदृश होता है, बढ़ता रहता है, और गर्भ समलिंग दिखाता है वगैरह वगैरह। वहां पे हम निश्चित रूप से बताते हैं कि ये अवयव जो है वहां का इन्वॉल्व वो इस प्रकार का हो। और वैसे हृदय, नाभि और बस्ती, तो नाभि में इस प्रकार के गुल्म निर्माण हुए हैं। और अभी बात की बात चल रही है, वातु गुल्म की बात चल रही है, तो ऐसा देखा तो नहीं गया है इस प्रकार से। तो मालूम नहीं, इस प्रकार के हृदय, नाभि और पार्श्व, इसमें ये गुल्म निर्माण होते हैं। और संस्कृत के अनुसार रक्षात कथनीभूतः अपलुत्य, इस प्रकार का, और कठिनीभूतम अपलुत्य, इसमें अंतर। वायु कठिनीभूत हो गया है, या जो स्थान है वो कठिनीभूत हो गया है, इसके बारे में थोड़ा संदेह रहेगा। दो अलग अलग इस प्रकार से रहेंगे, तो उसको उसके बारे में, व्हाट डज वायु कठिनीभूत हो तो मीन, डज वायु बिकम मोर डेंस इन दैट प्लेस, ऐसा ही थोड़ा सा रहेगा, घन इस प्रकार का बन जाएगा। वैसे कोई घन पदार्थ ज्यादा घन हो जाए तो वो आसानी से समझ सकते, लेकिन इस प्रकार का वायु घनीभूत हो जाना, ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है, समझने के लिए काफी डिफिकल्ट है। विशेषतस्तु कोष्ठस्थे वातैः कारं पिबेन्दनः पाचनैर्दीपनैर्युक्तैः अम्लैर्वा पाचयेन्दनः, असे चरकात आहे। येथे कोष्ठ म्हणजे विशेषतः पक्वाशय असे घेतले आहे, कारण इतर आमाशयार्थ हृदयस्थ असे वेगळे दिले आहे। हा, तो स्थानान्यामाग्निपक्वानां उदरस्य रुधिरस्य च रुधिरफुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते। तो इस सूत्र के आधार पर नाभि को, बस्ती को कोष्ठ कह सकते हैं। नाभि का इसमें डायरेक्ट संबंध नहीं है, तो अग्नि का स्थान ऐसा समझकर वहां पे दे सकते हैं। पार्श्व फिर भी छूट जाता है, तो पार्श्व के बारे में कैसे सोचेंगे, तो ये काफी थोड़ा सा मुश्किल इस प्रकार का रहेगा, इसके बारे में बहस करना। तो हर सूत्र का किस तरीके से अर्थ करना है और पाठभेद क्या है, इन सभी के बारे में सोचकर फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमारा क्या है ये भी देखना। तो इसके जरिए विभिन्न रोगमय दोषगति किस प्रकार की है, इसके भी सोच सकते हैं। Fibrosis means thickening or scarring of the tissue. In this case, the normally thin lacy wall of the air sacs in the lungs are no longer thin and lacy but get thick, stiff and scarred, which is called, which is also known as fibrotic. Sir, each rasa has some affinity for particular avayava. Is this correct? रस के बारे में बताना मुश्किल है कि अवयव की अफिनिटी उस रस को है इस प्रकार के। आपण पाहिलेल्या वातगुल्माचा रुग्ण कसा होता, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन का है, पेट में दर्द था और ये गोला फील होता था, पक्वाशय विरेकम
हाँ, विरेचन चिकित्सा है तो बस्ती नहीं है, ये भी अजीब है थोड़ा सा। तो ठीक है, कल बहस करेंगे इसके बारे में। और दूसरी चीज, कल तो व्याख्यान होगा, कल दोपहर अमावस्या लगने वाली है और परसों रहेगी। तो कल सुबह का लेक्चर ले लेंगे, दोपहर का योग सूत्र का है वो अगले बुधवार पर चला जाएगा, कल दोपहर में नहीं होगा। लेकिन सुबह का योग ये जो चरक का वाचन है वो चलेगा। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाचन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात्। श्वः उदरपि विरिष्यामः।